हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑफिशियल सैंपल पेपर। अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता लग पाएगा कि क्या आइडिया है सीबीएसई का, जहां इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को काटते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। सैंपल पेपर पढ़ते पढ़ते किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आंसर को थोड़ा सा और डिफरेंट कैसे कर सकते हो, पूरे नंबर कैसे मिलने चाहिए थे। बैंक जो अपना क्रेडिट क्रिएट करते हैं, लोन क्रिएट करते हैं, उस लोन क्रिएट करने में कहीं ना कहीं रिजर्व रेशो ये लिमिट होता है। पेपर में फोटो पिक्चर बेस्ड वाले क्वेश्चन भी आते हैं, पेपर में केस स्टडीज भी आती है। ये सोचकर डरना ही नहीं है तुम्हें। पूछो क्यों? हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑफिशियल सैंपल पेपर। बहुत ही मजेदार सैंपल पेपर है, चटपटा अटपटा एकदम ओके रिपोर्ट है। आपको यहां पर देखने को मिलेंगे टोटल मिला के 34 क्वेश्चंस। स्टार्टिंग के 17 क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स से होंगे, उसके बाद के 17 क्वेश्चन 18 से 34 तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के होंगे। छोटे छोटे चुटपुट चुटपुट ट्रिकी चीजें यहां पर। अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता लग पाएगा कि क्या आइडिया है सीबीएसई का आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछने का। और जो आप पेपर देने जा रहे हो भाई, एक सैंपल करना बहुत जरूरी होता है, जितना जल्दी कर लो उतना बेहतर है। और जो छोटी छोटी ट्रिक्स है बीच में, कहीं ना कहीं बच्चों को वो पूरे नंबर लेने से रोक सकती हैं। तो इसलिए ये पूरा सैंपल पेपर कर लो बढ़िया तरीके से। मैं इसको स्टार्ट करा रहा हूं दोस्तों। बेसिकली 2025-26 सेशन के लिए यह सैंपल पेपर सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। इसकी मार्किंग स्कीम भी होती है, यानी क्वेश्चन के साथ सीबीएसई आंसर भी अटैच करके देती है। लेकिन जरूरी नहीं होता जो सीबीएसई ने अपना आंसर दिया है आपको एग्जैक्टली वही वाला लिखना है। बस उससे कुछ सीख लेना है कि हाँ भाई, ये वाले पॉइंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का अपने टीचर का बताया हुआ आंसर भी लिखते हो तो आपको उसमें भी पूरे नंबर मिलते हैं। एक्चुअली होता है क्या है, जब तुम्हारा पेपर बोर्ड का चेक हो रहा होता है तो जो चेक करने वाला टीचर होता है उसको बताया जाता है कि आपको सीबीएसई ने एक मार्किंग स्कीम दी है, आप उसमें से देखकर चेक करो, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं तो बच्चे को पूरे नंबर दे दो। लेकिन उस मार्किंग स्कीम में नीचे यह भी लिखा होता है, अगर टीचर को लगता है कि मार्किंग स्कीम से अलग पॉइंट कुछ बच्चे ने लिखे हैं और वो टीचर के हिसाब से सही है तो भी टीचर उसके अंदर पूरे नंबर देता है। ठीक है, ये ऑफिशियली अनाउंस्ड होता है दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू वाले देखने को मिलेंगे, उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस है, करते करते आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर का पूछा हुआ है दोस्त। यहां पर डायग्राम बनाया हुआ है, तो हम भी एक सुंदर सा कलर ले लेते हैं। ये बना दिया आप लोगों के लिए कंजम्पशन कर्व, और ये बनाया आपके लिए इनकम लाइन। इनकम को एग्रीगेट सप्लाई तुम बोल देते हो बेसिकली। और यहां पर यह पूछा है कि पॉइंट बी क्या दिखाता है। पॉइंट बी ये रहा, यहां पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को काट रहे हैं। जहां इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को काटते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। आपको पहले ही पता होना चाहिए भाई साहब, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपके सारे कमाई खर्च हो जाती है। अगर आपने 100 रुपया कमाया तो भाई आपका कंजम्पशन भी 100 रुपया है, यह ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर सेविंग आपकी ठुलठुल होती है, जीरो। राइट, अब यहां पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं दोस्तों, कुछ कैची कैची से आपको यही जस्टिफाई कर देता हूं। एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है जिसका फॉर्मूला कंजम्पशन अपॉन इनकम होता है। मैं बोल रहा हूं कंजम्पशन भी 100 रुपए है, इनकम भी 100 रुपए है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। और कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर कब होते हैं? इस पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे। यहां दोनों बराबर है तो यहां पर एपीसी 1 आएगी। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का 1 होना यहां पर पक्का तय है, डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। इससे ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन इसने पूछ लिया, बोलता है भाई साहब बताओ ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एपीसी यहां पर 1 होता है, यही वाला ट्रू है, डी वाले के साथ चले जाएंगे, रिलेटेड था। फिर दोस्तों यहां पर तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम से। मैं हमेशा बोलता हूं जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन पेपर के अंदर पक्का बनता है। इधर बोल दिया आपको भाई साहब रियल जीडीपी की वैल्यू दी हुई है 173.82 लाख करोड़, और नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दी हुई है दोस्तों 295.36 लाख करोड़। और आपको सीधा सीधा पूछा हुआ है घुमाकर जीडीपी डिफ्लेटर निकालो। जीडीपी डिफ्लेटर को राज्य प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, हो सकता था कि आपसे प्राइस इंडेक्स पूछ लेता। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी, जो कि हमने लिखा ऊपर, अपॉन रियल जीडीपी 173.82 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस कैलकुलेशन को करोगे, करके देख लेना, आंसर तुम्हारा सी आएगा। ठीक है, अब आपको बताता हूं, जो 1 नंबर का एमसीक्यू होता है उसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है।
सीधा का सीधा आप अपने आंसर में जाके ऐसे लिखो, ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर ब्रैकेट में, और साइड में आपने अपना आंसर ये लिख दिया ताकि टीचर को वेरीफाई भी हो जाए, हाँ भाई वो किसको ठीक करना चाहता था। तो यहां आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। रफ वर्किंग में आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चा जब ऐसी मुश्किल मुश्किल फिगर दी होती है तो वो कैलकुलेशन में स्ट्रगल करता है। और कैलकुलेशन में अगर आप स्ट्रगल करते हो तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आप बताओ दोस्तों कि आपको कैलकुलेशन में कितना कंफर्टेबल फील होता है, आप फास्ट हो या स्लो हो, क्या आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर को यूज करते हो, इससे मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा। कैलकुलेटर यूज करना इट्स इज नॉट अलाउड, किसी भी पेपर में अलाउड नहीं है सीबीएसई में हाल फिलहाल अभी तक, जब तक मैं आपको बता रहा हूं, ना अकाउंट्स में, ना बिजनेस में, ना इको में। बिजनेस में तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक मेन बात आप मेरी सुन सकते हो कि जो आपको ढंग से बताऊंगा मैं, लगता है ना अगर आपको कि भाई थोड़ी मेहनत करता है तुम्हारे लिए, अगर जरा सा भी लगता है कि हाँ कुछ एफर्ट्स कर रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि देखो भाई सीबीएसई का ये सैंपल पेपर आप भूल के भी मिस मत कर देना। और ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे, उधर आपको आंसर भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ नई चीजें बताता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। सैंपल पेपर पढ़ते पढ़ते किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आंसर को थोड़ा सा और डिफरेंट कैसे कर सकते हो, पूरे नंबर कैसे मिलने चाहिए थे, मार्किंग स्कीम में क्या कम लिखा है, क्या ज्यादा लिखा होना चाहिए था, वो सजेशंस भी आपको साथ के साथ देता हूं। भाई साहब इधर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ लिखा हुआ 2A, इसका मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 2 में आई थी चॉइस, आपको चॉइस देखने को मिली थी, क्योंकि जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था उसमें भी 1A लिखा था, तो 1A फिर 1B, यानी दोनों A और B में से एक करना था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है A पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट नहीं होना चाहिए था, हाँ वो 1 के दोनों में पार्ट थे, बस यहां पर चॉइस नहीं है, A और B इसलिए था ना कि चॉइस थी। चलो कोई बात नहीं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आप तीसरा क्वेश्चन लिखा है मनी इज नॉन पेरिशेबल एंड इट इज एक्सेप्टेड टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कहते हैं मनी एक ऐसी चीज है जो नॉन पेरिशेबल है। पेरिशेबल का मतलब होता है सड़ जाना, गल जाना, खराब हो जाना। जैसे मैं आज टमाटर रखूं तो हो सकता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद सड़ के खराब हो जाए। बैंगन रखूं, सब्जी रखूं, खराब हो जाए। 500 का नोट रखो, 10 दिन तक, 10 साल तक वो 500 का नोट ही रहेगा। तो मनी का ये फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसकी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। वो कहते हैं ना सेव नाउ यूज लेटर, आज सेव कर लो कल इस्तेमाल कर लो, दिस इज द फंक्शन, राइट। आगे चलते हैं, मनी बैंकिंग से क्वेश्चन था। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन है आपका। यहां पर 2 स्टेटमेंट गिवन है, पेन का कलर थोड़ा सा पतला कर लेता हूं, हाँ जी। पहली स्टेटमेंट गिवन है, दूसरी स्टेटमेंट गिवन है। ऐसे क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करना हो तो दोनों स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़ लो, फिर देखो कौन सी सही है कौन सी गलत है, उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे। पहली लिखी हुई है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज सेड टू ऑकर व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिक्रीज्ड। कहते हैं भाई साहब अगर मान लो 90 रुपए का $1 है और ये एक्सचेंज रेट डिक्रीज होकर 85 का $1 हो जाए, तो इसको बोलेंगे डीवैल्यूएशन अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो भाई साहब 90 रुपए का डॉलर आ रहा था, अब डॉलर 85 का हो गया, तो डॉलर सस्ता हो गया। ये हमारी करेंसी का फायदा है, ये डिवैल्यूएशन नहीं है, ये रिवैल्यूएशन है। तो ये रॉन्ग हो गई लाइन, फॉल्स हो गई, राइट। अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डू नॉट मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कहता है जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जहां पर सरकार का कोई रोल नहीं होता, तो यहां पर कोई भी सरकारी अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आरबीआई, यहां पर फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेंटेन करके नहीं चलती। बेसिकली यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं बात करूं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो यहां पर आरबीआई का कोई रोल वैसे भी नहीं है। तो यहां पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यहां पर इसका मतलब वो लोग हैं जो मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आरबीआई तो नहीं कर रहा, आरबीआई को साइड रख दो। तो जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको जरूरत नहीं है कुछ भी रिजर्व रखने की। हाँ, जब हमारे देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है तो वहां पर आरबीआई का मेन रोल होता है। आरबीआई वहां पर फॉरेन करेंसी के रिजर्व को एक स्पेशल क्वांटिटी के अंदर अपने पास स्टॉक करके रखता है। यहां पर मैंडेटरी होता है, यहां पर मैंडेटरी नहीं है भाई, कोई रखता ही नहीं। अब देखो मैं भी पार्टिसिपेट करता हूं इस मार्केट के अंदर, मैं भी डॉलर खरीदता बेचता हूं, मैं तो नहीं रखता, तो मैं भी एक तरीके से कॉम्पीट कर ही रहा हूं यहां पर। तो दूसरी लाइन बेसिकली बोलूं तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है यहां पर, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, 5वें में देखो क्या लिखा है ए, तो 5वां बी भी होगा एक, तो और है यहां पर चॉइस वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो लिखा है, कहता है भैया रेफर टू द डायग्राम बिलो, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को ढंग से देखना आपको। इधर लिखा हुआ है फर्म, इधर लिखा हुआ हाउस होल्ड, ओके। बोलता है द एरो सी एंड डी रिप्रेजेंट व्हाट। एरो है भाई एक,
कहां गई, ये सी है, ये डी है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? जिस बच्चे ने नेशनल इनकम ढंग से पढ़ा हो उसको पता होना चाहिए, मैंने नेशनल इनकम का वन शॉट बनाया हुआ है पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 12th के यूट्यूब चैनल पे नेशनल इनकम बना रखा है, वहां पर एक सर्कुलर फ्लो का एक कॉन्सेप्ट है। तो भाई यहां पर लिखा हुआ है फर्म देती है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड देता है फर्म को फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस का मतलब हो गया लैंड लेबर कैपिटल वगैरह प्रोवाइड करना, और फैक्टर पेमेंट का मतलब हो गया लैंड के बदले रेंट देना, लेबर के बदले सैलरी वेजेस प्रोवाइड करना, ये सब चीजें। तो ये दोनों चीजें क्या दिखाती हैं? ऑप्शन देख के पता लगेगा ये फैक्टर्स ही तो है भाई। एक तरफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक तरफ फैक्टर पेमेंट दी जा रही है। दूसरा जो चॉइस वाला क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड ही था। बेसिकली यहां पर लिख दिया इन द सिंप्लीफाइड इकोनॉमी। सिंप्लीफाइड इकोनॉमी का मतलब होता है टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसके अंदर हाउस होल्ड और फर्म होते हैं सिर्फ। द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, कहता है जब फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाएं, ऐसे हाउस होल्ड से फर्म की तरफ लैंड लेबर कैपिटल जाए, एंड फैक्टर पेमेंट जाए फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, ऐसे ही फैक्टर पेमेंट जाए फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, तो दिस रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ मार्केट? देखो जी, जनरली दो तरीके की मार्केट होती है। जिस मार्केट में तुम सामान खरीदने जाते हो, टी शर्ट, जूता, चीनी, चावल, टूथपेस्ट, घड़ी खरीदने जाते हो, ये नॉर्मल मार्केट होती है, इसको बोलते हैं गुड्स मार्केट। लेकिन जहां पर दो कंपनियां, दो प्रोड्यूसर्स, फैक्ट्रियां आपस में लैंड लेबर खरीदती हैं, या फिर कंपनीज हाउस होल्ड से लैंड लेबर खरीदती हैं, तो ऐसी मार्केट को बोलते हैं दोस्तों फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट का हमें इतना रियलिस्टिक लगता नहीं, क्योंकि हमें कोई फैक्ट्री है नहीं, हम तो इंसान है, नॉर्मल कंज्यूमर है, तो हम बेसिकली वही चीजों के बारे में समझते हैं जो हम खरीदते हैं। लेकिन कंपनीज लैंड लेबर कैपिटल वगैरह परचेज करती है, जहां से भी परचेज करती है उस मार्केट को बोलते हैं फैक्टर मार्केट। तो ये आंसर था दोस्तों, 5 क्वेश्चन हो गए। छठे नंबर पे लिखा है डिफ्लेशनरी गैप, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। इट रेफर्स टू द गैप बाय विच डैश फॉल शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैं आपको समझाता हूं। मान लो भाई, देखो जी, एग्रीगेट डिमांड अभी मान लो 100 है, और देश कहता है कि भाई अगर देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट करनी है, सभी लोगों को नौकरी देनी है, तो हमको इतनी डिमांड करनी पड़ेगी जिससे सबको नौकरी मिल जाए और उतना आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए। कितनी डिमांड? मान लो जी, देश बोल रहा है 150 की डिमांड करोगे तो जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उस आउटपुट को बनाने में पूरा देश एम्प्लॉयड हो जाएगा, तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ये है जी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो सबको नौकरियां दे रहा है। लेकिन देश में एक्चुअली 150 की डिमांड है, तो कितनी कमी हो गई? 50। जब डिमांड कम रह जाती है इसे बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। कम जो ये एक्चुअल डिमांड है इसको बोलते हैं एक्सपोस्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपोस्ट। और जो ये अंदाजा लगाई हुई फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है इसे बोलते हैं एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब अंदाजा, एक्सपोस्ट का मतलब अभी रियलिटी। तो यहां पर भाई साहब एक्सपोस्ट एग्रीगेट डिमांड विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। लिखा है फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड ऑफ एनी प्रोड्यूसर। किसी भी प्रोड्यूसर या फैक्ट्री के द्वारा फाइनल गुड्स को और ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता। फाइनल गुड तो फाइनल गुड है, इसको क्या ट्रांसफॉर्म करोगे भाई साहब? अगर हाउस होल्ड फाइनल गुड परचेज कर ले तो वो उसको ट्रांसफर कर सकता है, किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, फर्म नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए बोलते हैं जो चीज रेडी है वो फाइनल गुड तो हो गई, अगर फर्म किसी चीज को कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो वो फिर फाइनल नहीं थी, वो इंटरमीडिएट थी। राइट? तो जिसको फर्म आगे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही है वो फाइनल है, तो ये आगे और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाती। लेकिन भाई साहब बात करें कि परचेजर जो अल्टीमेट परचेजर होता है, यानी देखो जी, मैंने दूध खरीदा तो मैं दूध की चाय बना लूंगा, तो मैं हाउस होल्ड का बंदा हूं, तो दूध फाइनल गुड है मेरे लिए, चाय भी फाइनल गुड है। सरकार ने बोल रखा है हाउस होल्ड कुछ भी खरीद ले, कुछ भी खरीद ले हाउस होल्ड, चाहे रॉ मटेरियल खरीदे, चाहे बनी बनाई चीज खरीदे, हाउस होल्ड के लिए सब कुछ फाइनल है। सारे चोचले ये फर्म के केस में होते हैं। तो हाउस होल्ड लिखा है फाइनल गुड्स में गेट ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट परचेजर। अल्टीमेट परचेजर हाउस होल्ड का जो बंदा होता है वो भी कहता है फाइनल गुड को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। भाई ये बात तो ठीक है, ये कर सकता है फाइनल गुड को ट्रांसफॉर्म, लेकिन भाई साहब जो फर्म होती है ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। तो लिखा है फाइनल गुड डू नॉट अंडरगो एनी ट्रांसफॉर्मेशन। ये लाइन बिल्कुल ठीक है, नहीं जाती किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन इट मे गेट ट्रांसफॉर्म।
थ्रू द अल्टीमेट परचेजर, ये लाइन भी ठीक है, ये अल्टीमेट परचेजर कुछ भी कर सकता है, तो दोनों लाइनें यहां पर ठीक है, इसके साथ जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर आ गया जी 8वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है दोस्तों मनी सप्लाई का, मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर बच्चों के बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। देखो जी कैसे दूर होंगी, यहां लिखा है जी मनी सप्लाई कैलकुलेट करो, M1। मनी सप्लाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करेंसी विद सर्कुलेशन या करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने मनी एंड बैंकिंग का बहुत मस्त वन शॉट बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हो इसी चैनल पे। चलो जी, करेंसी इन सर्कुलेशन की वैल्यू यहां दी हुई है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक को भी बोल देते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, 320 है। फिर ये नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक होता है, ये लो जी, ये दिया हुआ है 260 है। और भाई अदर डिपॉजिट बाय द आरबीआई गिवन नहीं है तो जीरो मान लेते हैं, ठीक है। नेट टाइम नहीं देखते, टाइम डिपॉजिट नहीं देखते, डिमांड डिपॉजिट देखते हैं, तो आपका आंसर आएगा यहां पर 580। कहां गया जी, 580 आंसर आ जाएगा। ए वाला विल बी द राइट ऑप्शन, ए वाला विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगले पे जाते हैं दोस्तों। यहां आप देख रहे होंगे 9th क्वेश्चन आपके सामने है, और इधर असर्शन रीजन का एमसीक्यू है। असर्शन रीजन कैसे क्रैक डाउन करते हैं, कॉमर्स वाला भाई पीडब्ल्यू के मेन यूट्यूब चैनल पे मैंने बनाया हुआ है, कहीं पर भी लिख दो असर्शन रीजन के क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, यूट्यूब पे लिख दो असर्शन रीजन कॉमर्स वाला, तो आपको पता लग जाएगा। चाहे अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सभी सब्जेक्ट में 10-11 मिनट की वीडियो है, आप असर्शन रीजन को अच्छे से क्रैक डाउन कर दोगे। तो हम पढ़ते हैं यहां पर क्या लिखा है, एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन। जो बीओपी होता है ना, उसके अंदर एक्सटर्नल असिस्टेंस रिकॉर्ड होती है। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब होता है फॉरेन कंट्री से जो हेल्प मिल रही है, पैसा मिल रहा है, वो रिकॉर्ड होता है। समझ रहे हो आप इस बात को, फॉरेन कंट्री से जो पैसा मिल रहा है वो रिकॉर्ड होता है। अरे इसको ढंग से समझो, फॉरेन कंट्री से जो वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, जो भी यहां से पैसा मिल रहा है ये रिकॉर्ड होता है। नहीं 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 नहीं, करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होता है गुड्स और सर्विस से रिलेटेड लेन देन। अगर तुम विदेशी कंट्री से बोरोइंग लोगे, एक्सटर्नल असिस्टेंस लोगे, तो ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो ये लाइन तो रॉन्ग हो जाती है। यहां लिखा है एक्सटर्नल असिस्टेंस इंक्लूड बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल लोन रिसीव्ड बाय नेशन। एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल हेल्प ऑफ मनी, ये दो कंट्री से लोगे तो बायलेटरल असिस्टेंस हो जाएगा, और बहुत सारी कंट्री से लोगे तो मल्टीलेटरल हो जाएगा। हाँ हो सकता है भाई साहब, इसका मतलब ये हो सकता है। तो ए गलत और बी सही, तो मैं बोलूंगा यहां पर ए इज फॉल्स एंड बी यानी आर इज राइट, तो डी वाला हमारा ओके रिपोर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे। ये लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर व्हाट। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, ध्यान रखना, लेकिन आरबीआई एक्ट आ गया था 1934 में, एक्ट पहले आया था, ये बाद में स्टैब्लिश हुआ था। ओके रिपोर्ट है। पेन का कलर थोड़ा अच्छा कर लेते हैं यार, हाँ बोर हो गए होंगे तुम लोग। क्या लिखा हो भाई, तो इधर दोस्तों वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इधर लिखा हुआ है भाई साहब एक मेन चीज, अज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली टू फर्म्स, दो फर्म है विथ इक्वल ग्रोस वैल्यू एडेड, दोनों फर्म का ग्रोस वैल्यू एडेड इक्वल है। इसका मतलब ये कि जीवीए एमपी होता है ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ ए इज इक्वल टू जीवीए एमपी ऑफ फर्म बी, दोनों का बराबर है। ठीक है जी, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आगे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स निकालनी है फर्म ए की। फर्म ए के बारे में कुछ क्वेश्चन है, फर्म ए को बाद में देखेंगे, ये बड़ा चालाक है। फर्म बी की कहानी पहले देखनी है। मतलब भाई साहब एक फर्म बी है, ये फर्म बी जितना भी वैल्यू एडेड बनाएगी वो ए के बराबर होगा। तो यहां एक ट्रिक है, तो पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीएमपी ऑफ फर्म बी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। रिकॉर्डेड वीडियो तुमने पोज करके क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी ये लिखा हुआ है 1000, ओके। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहीं लिखा होगा, परचेज जो भी बी करेगा वो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम ए, तो 250 इसका ये लिखा हुआ है, तो भाई साहब 750 आ जाएगा। तो 750 बी का अगर वैल्यू एडेड है तो ए का भी वैल्यू एडेड 750 होगा। अब वैल्यू एडेड जीवीए एमपी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। वैल्यू ऑफ आउटपुट जब नहीं गिवन होता, यहां नहीं गिवन है, मैंने पहले से देख लिया है, तो लिखा होता है भाई साहब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इसको देखना जरा,
इसका ये तो 750 है क्योंकि दोनों बराबर है, मैंने लिख दिया। सेल्स की बात तो क्वेश्चन में पूछी है, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है? एडिशन टू स्टॉक को चेंज इन स्टॉक बोलते हैं कातिया। 150 आ जाएगा यहां पर, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब ए ने जो परचेज किया था, अब परचेज बाय फर्म ए कितना है? 300। तो आप देखोगे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, यहां आंसर क्यों निकाल रहा हूं, इधर लिखेंगे 150 में से 300 गए तो माइनस का 150, उधर जाके प्लस हो जाएंगे, 900 आ जाएगी सेल्स, राइट। लेकिन सेल्स नहीं पूछी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा डोमेस्टिक सेल्स। तो अब आपको पता होना चाहिए सेल्स का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। चला के क्वेश्चन वाला एक्सपोर्ट दिए हुए थे इसलिए ये दिमाग लगा रहा है। तो 200 के एक्सपोर्ट दिए हुए हैं, ये 900 आया है, तो बताओ जी डोमेस्टिक सेल्स कितना आएगा? कमेंट सेक्शन में तुम्हें पता होना चाहिए, 700 आएगा। और इसका आंसर पीछे दिया भी हुआ है, ये ऐसे सॉल्व किया हुआ है 700 आंसर, ठीक है जी। आपको यहां से पता लग जाएगा, बस 700 मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। आप इस तरीके से इसको प्लीज ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 12A। 12A का मतलब भाई साहब कि इसके आगे कोई चॉइस में भी क्वेश्चन होगा, राइट। द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजर्व रेशो। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। रिजर्व रेशो के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, ठीक है। जो एक कमर्शियल बैंक होता है उसके पास मान लो टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ रुपया है, तो उसको अपना एक छोटा सा हिस्सा सीआरआर के तौर पे आरबीआई को रखवाना पड़ता है, एक छोटा सा हिस्सा एसएलआर के तौर पे अपने पास रखना पड़ता है। बाकी पैसा वो कमर्शियल बैंक लोन पे दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आरबीआई बोलता है 5 करोड़ तू सीआरआर रख, 15 करोड़ तू एसएलआर रख, तो 5 और 15 20, 100 में से 20 माइनस कर दो, बाकी 80 चला जाएगा लोन पे, राइट। और मेरे दोस्त इन दोनों की टोटलिंग को बोलते हैं हम लीगल रिजर्व रेशो या सिर्फ रिजर्व रेशो। सिर्फ रिजर्व रेशो इसकी बात हो रही है। तो कहता है रिजर्व रेशो की जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, इट एक्ट एज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट। कहता है बैंक जो अपना क्रेडिट क्रिएट करते हैं, लोन क्रिएट करते हैं, उस लोन क्रिएट करने में कहीं ना कहीं रिजर्व रेशो ये लिमिट होता है। इसको एलआरआर, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो और सिर्फ रिजर्व रेशो भी बोलते हैं। इस बात को आपको जस्टिफाई करना है अपनी एक्सप्लेनेशन से। हाँ भाई हम बताएंगे यहां पर दोस्तों, जो ये रिजर्व रेशो है, आरआर बोल दिया मान लो, अगर आरबीआई इसको बढ़ा दे, अगर आरबीआई मान लो 5 से 6 कर दे इसको या 15 से 16 कर दे इसको, तो लोन देने के लिए, लोन का मतलब क्रेडिट देने के लिए बैंक के पास कम पैसा बचेगा, तो वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगा। तो आरबीआई कहीं ना कहीं इन दोनों को फिक्स करके, रिजर्व रेशो को फिक्स करके एक लिमिट फिक्स करता है बैंक के लोन देने पर। और यहां पर सीबीएसई ने लिखा है इसका आंसर, आप देखोगे कि रिजर्व रेशो क्या होता है? इट इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट एवरी कमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। रखनी पड़ती है बेसिकली इसको, राइट। हाँ, रिजर्व रेशो इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू अवॉइड ओवर लेंडिंग। भाई साहब इसलिए फिक्स करता है सेंट्रल बैंक कि कोई कमर्शियल बैंक फालतू का लोन ना दे दे, तो एक लिमिट बना रखी है, 100 रुपए तुम्हारे पास है तो 20 रुपए की रिजर्व रेशो काटो और 80 लोन पे दो। ये अपना एक एग्जांपल था, ठीक है जी। दिस इज लीगली बाइंडिंग टू ऑल कमर्शियल बैंक। सभी कमर्शियल बैंक्स को ये लीगली बांधता है, बाइंडिंग मतलब बांधता है। हेंस द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजर्व रेशो एक्ट एज अ लिमिट। तो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब एक कानूनी तौर पर कंपल्सरी रिक्वायरमेंट सभी बैंकों को बांध देती है, उनकी लिमिट को बांध देती है कि वो कितना क्रेडिट यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 12th वाले क्वेश्चन में चॉइस थी, वो पार्ट ए था, अब ये पार्ट बी है। लिखा हुआ है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेवरल बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। जी हां, आपको पता है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक भी है क्योंकि उसका पैसा डिपॉजिट करता है, उसको लोन भी देता है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट भी है क्योंकि गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, गवर्नमेंट के डेट को ये मैनेज करता है। और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पे, मार्केट के बारे में आरबीआई गवर्नमेंट को बताता रहता है। तो कहता है यहां सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज की बात हुई है, सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज को आपको एक्सप्लेन करना है। आप साथ में ये पॉइंट भी लिख दोगे तो टीचर गलत नहीं करेगा, और इसी लाइन को आपको अग्री करना है कि आप अग्री हो, ऑब्वियसली अग्री है भाई, और इसको जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करने के लिए यहां पर आपको 3 पॉइंट देने जरूरी हैं। पहले नंबर पे आप बता दोगे जी हां, रिजर्व बैंक सर्व एज द गवर्नमेंट्स बैंकर, लेकिन एजेंट भी है, एडवाइजर भी है, ये बात लिखने से कुछ जाता नहीं है। और फिर हम बोलते हैं दोस्तों कि कोई भी एक्सचेंज हुआ, लेना देना, रेमिटेंसेज हुआ, विदेशों से पैसों को लाना ले जाना,
और ये वेरियस बैंकिंग ऑपरेशंस आर फैसिलिटेटेड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये सारे फंक्शंस आरबीआई करता ही है। आरबीआई एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड लोन्स टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर गवर्नमेंट प्रॉब्लम में है तो आरबीआई उसको लोन भी दे देगा, ठीक है, ताकि सपोर्ट किया जा सके सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी को। इस क्वेश्चन की भाषा को भी आप बदल सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्टली यही वाली लैंग्वेज यूज करनी है जो क्लास के अंदर आप लोगों ने किया हुआ है, आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हो, राइट। अगला, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 का ए है, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 में भी और वाली चॉइस है, पोर्शन है। पहले वाला पोर्शन कर रहे हैं, यहां लिखा हुआ है सारिका के बारे में। सारिका इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नौकरी से रिटायर हो गई। एवरी मंथ शी अर्न रेंटल इनकम, उसने कुछ रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है तो रेंट अर्न करती है। शी हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट विच प्रोवाइड हर इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट भी अर्न करती है। और ओकेशनली शी रिसीव कैश ट्रांसफर फ्रॉम हर फैमिली मेंबर, तो जो इसके फैमिली मेंबर विदेशों में काम करते हैं वहां से भी पैसा कमाती है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है जो ये 3 तरीके की इनकम अर्न करती है, रेंट, इंटरेस्ट और विदेशों से आया हुआ फ्री का चंदन जो इसके फैमिली मेंबर इसको देते हैं, इन तीनों इनकम को आप फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिवाइड करो, राइट, रीजन भी प्रोवाइड करो। तो दोस्तों जो रेंट और इंटरेस्ट है ये तुम्हारा फैक्टर इनकम हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ये कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है। रेंट अर्न करने के लिए इसने लैंड दी होगी, कोई प्रॉपर्टी दी होगी। इंटरेस्ट अर्न करने के लिए इसने डिपॉजिट कराया, अपनी कैपिटल दी है यहां पर। और जो कैश ट्रांसफर हो रहा है फैमिली से, वो ट्रांसफर इनकम के अंदर क्लासिफाई होगा। इसके लिए इसने कुछ भी नहीं दिया, इट इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग और गिविंग एनी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब आते हैं भाई साहब इसका बी पोर्शन, और में था ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। कहता है अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड। जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल द सेक्टर्स। सभी सेक्टर में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, इन चारों को ऐड करके निकालते हो। तो ये पूछता है इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एनी 2 सेक्टर्स। 2 सेक्टर का खर्चा एक्सप्लेन करना भाई साहब। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड एंड नपिश। नपिश का मतलब नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। जो भी ये मोबाइल फोन परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर, फ्रूट, वेजिटेबल जो भी परचेज कर रहे हैं, सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। फिर नेट एक्सपोर्ट को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस। आप चाहते तो यहां पर कोई दूसरे 2 एक्सप्लेन कर सकते थे, यहां 2 इन्होंने कर दिए। आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते थे। 2 पूछे हैं तो 2 ही एक्सप्लेन करने हैं राज्य, ठीक है जी। 14वें नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, इसकी कोई चॉइस नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहां पर एक स्टोरी लिखी हुई है। कहता है एक बंदा है मिस्टर स्पेक्टर, ओके, अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, कोई भी कंट्री XYZ, उसका नॉर्मल रेजिडेंट टुक 1 मिलियन लोन फ्रॉम ओवरसीज बैंक। इसने फॉरेन कंट्री के बैंक से 1 मिलियन का लोन ले लिया, बस इतनी कहानी है। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द सेम ईयर द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री बोरोड $5 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एक तो इस बंदे ने लोन ले लिया $1 मिलियन का, और इस देश की सरकार ने लोन ले लिया $5 बिलियन का किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया होगा, टू कवर द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट प्रिवेलिंग द कंट्री। भाई देश के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट चल रहा था, तो सीधा सीधा मुझे पता चलता है डेफिसिट को कवर करने के लिए या बीओपी में जो डिसबैलेंस है उसको कवर करने के लिए जो भी सरकार करती है वो सारे ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर आपने बीओपी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। इसका भी वन शॉट अवेलेबल है, लेकिन मेन कॉमर्स वाला भाई पीडब्ल्यू के चैनल पे मेरे द्वारा पढ़ाया गया। हाँ जी, तो क्या बोलता है, सरकार ने जो लिया है वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है, और बंदा जो लेता है उसको तो अपने से मतलब था, वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, आगे स्टोरी लिखी हुई है। मिशिका एक दूसरी लड़की है, ये इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स पढ़ती है। तो रीड द अबव इंफॉर्मेशन, इसने पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ी है भाई, ऊपर क्या लिखा हुआ है, और आइडेंटिफाइड बोथ ट्रांजैक्शन साइटेड एज ऑटोनोमस। इसने ऊपर की दोनों ट्रांजैक्शन को ऑटोनोमस बोल दिया। तो आप बताओ ये गलत है या सही है? तो भाई साहब ये गलत है, हम बोलेंगे नो। द लोन टेकन बाय द स्पेक्टर कैन बी क्लासिफाइड एज ऑटोनोमस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई बात नहीं की गई है कि बीओपी की सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये कुछ कवर नहीं कर रहा। एंड लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड एज अकोमोडेटिंग बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज टू कवर द सरप्लस और डेफिसिट इन द बीओपी। यहां डेफिसिट था, उसको कवर अप कर दिया, सरप्लस होता तो सरकार उसके लिए भी कुछ कर सकती थी। तो वो ट्रांजैक्शन हमारे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। फिर दोस्तों एक चित्र वाला क्वेश्चन है, यहां पर इमेज दी हुई है, इमेज देखकर खुश हो जाना
कि इमेज वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है। यहां पर सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के पास एक तोप है, तोप होती थी, युद्ध में इस्तेमाल होती थी। इसने तोप से गोले छोड़े, गोले छोड़कर ये फोड़ना चाह रही है इस गुब्बारे को। इस गुब्बारे पे लिखा हुआ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को फोड़ना चाह रही है। और जो ये गोले हैं इस पर लिखा है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट। तो यहां नीचे क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सप्लेन एनी टू इंडिकेटेड मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द हाईलाइटेड मैक्रो इकोनॉमिक इशू। इधर कोई एक मैक्रो इकोनॉमिक इशू हाईलाइट कर रखा है, आपको पता ही है कि कौन सा इशू है, दिस इज द इन्फ्लेशन। इसको ठीक करने के लिए कोई दो पैतरे बताओ। 3 दिए हुए हैं, 1 2 3, कोई भी 2 एक्सप्लेन कर दो। मैंने आपको सिखा रखा है किसी भी रेशो को बढ़ा दो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, चाहे कोई भी रेट हो, चाहे वो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो, किसी को भी बढ़ा दो। किसी के बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोल रहा हूं रेपो रेट। रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जब शॉर्ट टर्म लोन देता है तब चार्ज करता है। तो यानी इट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑन गिविंग द शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है जी। मान लो जी इसने रेपो रेट बढ़ा दी, रेपो रेट बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कमर्शियल बैंक को महंगे में लोन मिलेगा, तो पब्लिक के लिए भी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, फिर पब्लिक लोन कम लेगी, पब्लिक डिस्करेज हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अगर तुम एग्रीगेट डिमांड कम करते हो तो दुकानदारों को दिखेगा कि लोग सामान नहीं खरीद रहे, सामान नहीं खरीद रहे तो वो प्राइस गिरा देंगे, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो भाई कोई भी रेशो बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, ठीक है। तो कोई भी 2 एक्सप्लेन करने थे, तो यहां पर दोस्तों रेपो रेट एक्सप्लेन किया हुआ है और ओपन मार्केट एक्सप्लेन किया हुआ है। आप कुछ और भी एक्सप्लेन कर सकते थे, यहां 3 दिए हुए थे ना, तो 3 में से 2 करने हैं। बैंक रेट भी एक्सप्लेन कर सकते थे, सेम एक्सप्लेनेशन होती, ठीक है। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर मैं बात आपको सिखाऊं तो आरबीआई के पास अधिकार है कि वो मार्केट में ओपनली सरकारी सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकता है और सरकारी सिक्योरिटीज को बाय भी कर सकता है। तो सेलिंग और बाइंग की जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब सेल करने से क्या होता है, अगर आरबीआई ने मार्केट में मान लो पब्लिक भी है और बैंक भी है, इनको बेच दिया तो इनसे पैसा ले लेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इनसे खरीद लिया, खरीदने के बदले आरबीआई पैसा देता है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट टू एब्जॉर्ब द मनी सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगी तो इनकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो यहां लिखा हुआ है द सेंट्रल बैंक कैन सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद पब्लिक एंड द बैंक, फंड्स विद द कमर्शियल बैंक्स। इसने सिर्फ कमर्शियल बैंक लिखा है, ठीक है, मैंने इसमें ऐड कर दिया कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा और इन द सेम वे मनी सप्लाई विद द पब्लिक विल बी एब्जॉर्ब्ड, रिड्यूस हो जाएगी। इससे एग्रीगेट डिमांड विल फॉल, दस करेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। राइट, रेपो रेट वाला मैंने समझाया नहीं, वहीं लिख दिया था, आप पढ़ के आसानी से इसको कर सकते हो, जो मैंने बोला वही तरीका है इसका। राइट, अगला है भाई साहब 16th का ए है, मतलब इसमें भी आपके पास ऑप्शन है और भाई पार्ट 1 है, मतलब 16th में 2 पोर्शन है, फिर और लिखा होगा, फिर और आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सीधी सीधी बात आप टारगेट करो, आपको एमपीसी की वैल्यू 0.8 दी है और पूछा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो। जब एमपीसी दिया हो ना तो 1 अपॉन एमपीसी का फॉर्मूला लगा के 1 अपॉन 1 माइनस 0.8 तो एमपीसी है, 1 अपॉन 0.2 यानी 5 आपका आंसर आ जाएगा, निकल गया जी आंसर, हो गया जी एक पोर्शन। फिर बोलता है भाई साहब ये 2 चीजें एस्टिमेट करने के लिए बोलता है ना, आपका मल्टीप्लायर हो गया, फिर आगे है क्वेश्चन, मल्टीप्लायर कैलकुलेट हो गया। और भाई दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये मैं बता देता हूं आपको, जो ये खाली स्थान है ना, ये खाली स्थान, सॉरी ये पार्ट 1 पार्ट 2 ये कैलकुलेट करने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको कैलकुलेट करने हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ है, चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम आपको कैलकुलेट करना है। यहां क्या लिखा है, चेंज इन कंजम्पशन, तो चेंज इन कंजम्पशन आपको कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लायर से रिलेटेड है, टेबल कितने भी खतरनाक गिवन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बात पता होनी चाहिए, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। राइट, मल्टीप्लायर तो आप निकाल चुके हो क्वेश्चन में, कितना है जी 5, इसको यहां पुट कर दो। डेल्टा वाई ये निकालना है ना, डेल्टा वाई, तो आप इसको ऐसे ही लिख दो। और मेरे दोस्त डेल्टा आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट एरी टेबल में 1000 और यहां पर भी लिखी हुई थी 1000।
1000 कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5000 आंसर आ जाएगा। वो पीछे दिया हुआ है, यहां पर टेंशन मत लो, ये दिया हुआ 5000। ठीक है जी। अगला इधर दिखाऊंगा, कंजम्पशन में चेंज निकालना हो तो आपको एमपीसी ध्यान रहना चाहिए। एमपीसी होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, चेंज इन कंजम्पशन आपको निकालना है, और चेंज इन इनकम अभी आपने निकाला है 5000, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4000 आंसर आ जाएगा चेंज इन कंजम्पशन, जैसे कि यहां पर आ गया। बढ़िया तरीके से कर सकते हो। इसका पार्ट 2 बोलता है द सम ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जस्टिफाई करो। कह रहा भाई एपीसी प्लस एपीएस का टोटल 1 आता है, इसको जस्टिफाई करो। मतलब आपको आर्ग्यूमेंट देना है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैथमेटिकल डेरिवेशन दे दूंगा, वही आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। कंजम्पशन प्लस सेविंग, सबको पता है ये इनकम होता है, यहां से शुरू करेंगे। अब कंजम्पशन और सेविंग, इधर इनकम, सबको अगर मैं एक ही वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी वाई से, इसको भी वाई से, इसको भी वाई से डिवाइड कर दो, राइट? ओके, हाँ जी। फिर आपको रट्टा लगा होना चाहिए कि सी अपॉन वाई फॉर्मूला होता है एपीसी का, प्लस एस अपॉन वाई फॉर्मूला होता है एपीएस का, इक्वल टू वाई अपॉन वाई कट के 1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे ना, 1 हो जाएगा। तो डेरिवेशन हो गई है, यही डेरिवेशन थी। बड़ा आसान था, इतना चिंदी चोर क्वेश्चन भी आ सकता है क्या? हाँ जी भैया, इसने ऐसे ही डिराइव किया हुआ है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो डिराइव हो गया। आगे और था ना, 16th में 2 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 2 पार्ट है। पार्ट 1 में देख लो क्या लिखा है। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी का मतलब दोस्त मेरे एक इमेजिनरी इकोनॉमी, कि तुम कुछ इमेजिन कर रहे हो, राइट? पीपल सेव 20% ऑफ देयर एडिशनल इनकम। जब जब ये लिखा हो ना कातिया, मैंने आपको सिखा रखा है, एमपीसी की वैल्यू 20% दे रखी है। 20% का मतलब हो गया 20/100 यानी 0.2। जब भी एडिशनल इनकम का कुछ परसेंट सेव के लिए दिया हो तो वो सेविंग होता है, एमपीएस है, राइट? अगर कंजम्पशन के लिए दिया होता तो एमपीसी होता, राइट? हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है? एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 100। तो चलो जी, क्या क्या दिया हुआ है? एमपीएस दिया है 0.2, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 100 दी हुई है। हमारे सारे आइटम जनरली एक्स एंटे ही होते हैं। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 700 दिया हुआ है। ओके, अब क्या बोलता है काटिया? कैलकुलेट डिस सेविंग्स एट 0 लेवल ऑफ इनकम। बताओ जी, जब हमारी इनकम 0 है तो डिस सेविंग कितनी है? हाँ, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन बच्चों को लगता होगा, लेकिन जिसने पढ़ रखा होगा उसको पता है जी। सेविंग फंक्शन होता है माइनस एस बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, राइट? और आपको नीचे लिखना है एट इक्विलिब्रियम। जब जब देश में, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा तो एडी और एएस तो बराबर होते ही हैं, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होते हैं। अब सेविंग की जगह आप ये पूरा लिख दो, माइनस एस बार प्लस एमपीएस इंटू वाई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब वैल्यूज पुट करो दोस्तों। जो ये वैल्यू है ना, ये डिस सेविंग होती है, आपसे यही निकालने के लिए बोला है इसने। तो चलो लिखते हैं अपने हिसाब से, माइनस एस बार लिखो प्लस एमपीएस की वैल्यू क्वेश्चन में 0.2 गिवन है इस तरीके से, वाई की वैल्यू क्वेश्चन में 700 गिवन है इस तरीके से, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में कहां है? 100 गिवन है। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? कैसे करनी है? माइनस एस बार को इधर ले जाओ, एस बार आ गया, ये क्या है? 0.2। 0.2 को लिखो 2/10 गुणा 700, ये 100 प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। चलो जी, 0 से 0 गई, 70 दूनी 140, 140 में से 100 गया तो 40 वैल्यू आती है। ये हमारी डिस सेविंग्स हो गई। 40 बोलो, माइनस 40 बोलो, क्योंकि माइनस में इसका आंसर होता है तो हमने लिख दिया। यहां पर कैलकुलेट भी ऐसे ही हो रखा है, जैसे मैंने बताया है आप वैसे कैलकुलेट करो। इतनी सारी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। हाँ जी, 16 में पार्ट 2 भी था, तो बोला है यहां पर, देखो क्या लिखा है, डिफाइन इफेक्टिव डिमांड। मान लो भाई देश के अंदर एग्रीगेट सप्लाई 100 की है, मतलब इतना प्रोडक्शन देश में हो सकता है, तो देश को इक्विलिब्रियम में आने के लिए डिमांड कितनी चाहिए? डिमांड भी 100 की चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो डिमांड चाहिए होती है वो होती है इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड को बोलो, इट रेफर्स टू द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू रीच एट द इक्विलिब्रियम लेवल। या फिर ऐसे बोल दो, इफेक्टिव डिमांड वो एडी होती है जो एएस के बराबर होती है, क्योंकि वो भी तो इक्विलिब्रियम ही है। तो बोल दिया भैया, इफेक्टिव डिमांड मींस द लेवल ऑफ एडी विच इज इक्वल टू एएस। कहानी खत्म। अच्छा जी, अगला, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू अटेन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इफ एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई।
कहता है अगर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई है तो बताओ क्या होगा, इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी, इफेक्टिव डिमांड कैसे अचीव होगी। बोलेंगे भाई डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली तेरे को सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की तो कोई बात नहीं हो रही ना, तो आप यहां पर आउटपुट बढ़ाओ, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। लेकिन अब आपको मीनिंग भी बताना चाहिए, जब देश में डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो दुकानों पे रखा हुआ सामान मतलब स्टॉक मतलब इन्वेंट्री धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। आपकी बुक बोलती है कि आपको ये वाला पॉइंट मेंशन करना है, चाहे लॉजिक नजर ना आता हो, करना है, फिर भी लिखा है इफ एडी इज मोर देन एएस पीपल वांट टू बाय मोर, वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, व्हाट फर्म प्रोड्यूस उससे कंपेयर करें तो स्टॉक यानी इन्वेंट्री धीरे धीरे फॉल कर रही है। टू फिक्स दिस प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड जॉब्स। भाई साहब अब ये बढ़ती हुई डिमांड को देख के प्रोड्यूसर आउटपुट को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नौकरियां यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, और एट दिस पॉइंट द इकोनॉमी रीचेज द इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम भी पहुंचा देगी। ठीक है ना, बस इतना सही था। 17वें क्वेश्चन पे आ जाए। 17वां है भाई साहब पूरा का पूरा केस स्टडी वाला क्वेश्चन। जब भी पेपर में केस स्टडी वाला क्वेश्चन आए तो केस स्टडी पढ़ो ही मत, पढ़ो ही मत भाई, ये नहीं केस स्टडी, हटाओ इसको, क्वेश्चन पढ़ो। इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। गवर्नमेंट बजट से ये केस स्टडी है, तो कहता है टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट बताओ। जिस बच्चे को नॉलेज हो ना वो केस स्टडी पढ़े या ना पढ़े, रेवेन्यू रिसिप्ट होती दो तरीके की है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट बजट का धाकड़ लेवल का वन शॉट बना रखा है, कॉमर्स वाला भाई पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो मिल जाएगा आपको। किसी भी चैप्टर का वन शॉट देख सकते हो आप, यूट्यूब पे चैप्टर का नाम लिखो, मेरा नाम लिखो साथ में, या फिर कॉमर्स वाला का नाम लिख दो, आपको मिल जाएगी उसकी रिकॉर्डिंग, राइट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बीच में डिफरेंशिएट करना है, क्या ही पढ़ना था उसको। ठीक है, तो आपका टाइम कई बार बच जाता है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जो टैक्स की फॉर्म में होती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, जीएसटी। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रिसिप्ट्स होती है गवर्नमेंट की, वो वाली रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो टैक्स की फॉर्म में नहीं होती, जैसे कि फीस, फाइन, कोई चालान काटना, सरकार का प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो सब कुछ। तो वो सब आप दे सकते हो, यहां पर इनसे आंसर दिया भी हुआ है। ठीक है ना, वही चीज मैंने बता दिया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस, फाइन वगैरह। और जो टैक्स वगैरह की होती है वो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, थ्रू टैक्स जो भी रिसीव करती है। आप एग्जांपल वो दे सकते हो जो मैंने अभी मुंह से बोले हैं, आप भाषा चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, मतलब दो ही क्वेश्चन पूछे थे उस केस स्टडी से, बोलता है इलैबोरेट रीजंस बिहाइंड द रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट। एक सेकंड पहले आपको कमेंट करूं एक चीज, देखो भाई इधर इसने ऐसे दे दिए, आपको पेपर में ऐसे लिखने हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट इधर, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट इधर, और बढ़िया से पहले नंबर पे दोनों का मीनिंग बताना है, दूसरे नंबर पे दोनों के एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है जी, ओके। चलो जी, अगला बोल रखा था, हाँ आप पढ़ लो भाई। कहता है फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए कुछ रीजंस हैं, इलैबोरेट द रीजंस बिहाइंड द रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट, बिहाइंड रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्यों रिड्यूस करना चाहिए भाई साहब, इसके कुछ रीजंस गिवन है। तो शायद कुछ चीजें तुमने सिलेबस में ना पढ़ी हो, कुछ चीजें तुम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पर जो केस स्टडीज दी हुई है उसके पॉइंट देखना बहुत जरूरी है, आप अपनी मर्जी मत चलाना। तो केस स्टडी के पास जाते हैं भाई साहब, आओ जी आओ, ये लीजिए। फिस्कल डेफिसिट क्यों डिक्रीज हुआ, तो इसके लिए आपको धीरे धीरे करके ये पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। तो जहां पर भी आपको दिख रहा हो वर्ड फिस्कल डेफिसिट, वहां पर ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, ये लिखा जी फिस्कल डेफिसिट, तो यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो। दूसरा क्वेश्चन था वैसे भी शुरू में, उसका आंसर तुम्हें क्या ही मिलेगा, राइट। ठीक है जी, यहां पर भी फिस्कल डेफिसिट लिखा है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट वाले आपको पोर्शन पढ़ने चाहिए। तो यहां लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन क्या था एक बारी, कहता है फिस्कल डेफिसिट के रिड्यूस करने के रीजन बताओ। मतलब फिस्कल डेफिसिट हम कम कैसे करें, नुकसान कम कैसे करेंगे, जब सरकार अपनी कमाई ज्यादा कर लेगी। तो यहां कमाई ही लिखी हुई है भाई, इधर लिखा हुआ है, इधर सरकार के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में बहुत ग्रोथ हुई है। ग्रोथ होने का मतलब सरकार के पास टैक्स का पैसा आ रहा है, तो सरकार का डेफिसिट तो कम हो ही जाएगा। और सुनो, कह रहे हैं लोगों का इंक्रीज्ड कंप्लायंस हो गया। इंक्रीज्ड कंप्लायंस का मतलब होता है कि लोग टैक्स जमा कराने लग गए। कंप्लायंस का मतलब होता है फॉलो करना, लोग कानून को फॉलो करने लग गए हैं टैक्स जमा कराने के। अच्छा जी, तो सरकार के पास पैसा आएगा ही आएगा। तो इसने भी यही दो लाइन यहां पर डाल दी है। सरकार बोलती है फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइंड, मतलब रिड्यूस हुआ,
बिकॉज ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में एक रोबस्ट ग्रोथ हुई, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, और इट इज बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड टैक्स कंप्लाइंसेस बढ़े। फर्दर भी दिया हुआ है, हायर देन एंटीसिपेटेड नॉन टैक्स रेवेन्यू, सरकार को डिविडेंड भी बहुत ज्यादा हो गया, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो गया, और सरकार ने कुछ मेजर्स लिए थे वो भी अप्लाई हो गए, तो वो उसके आगे ही लिखे होंगे, मैंने तो अभी इतना सही पढ़ा हुआ है, यहां लिखा है ना, एडिशनली हायर देन बजटेड नॉन टैक्स रेवेन्यू, सरकार को पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा रेवेन्यू हो गया, सरकार को डिविडेंड भी बहुत ज्यादा मिला, तो ये सरकार के कुछ कॉम्बिनेशन है जिस वजह से सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया, तो सरकार का डेफिसिट तो कम होना ही था, राइट। तो यहां पर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर अप होती है। अब आते हैं दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी 17 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 10 एमसीक्यू वाले हैं, बाकी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर 4 ऑप्शन है भाई, देख लेते हैं। रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली, मैं बाद में रीड करूंगा, पहले क्वेश्चन देखूंगा। आइडेंटिफाई द सेक्टर अंडर विच द अफोरसेड रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड, कहता है कोई एक ऐसा सेक्टर बताओ जहां पर रिफॉर्म हुए हैं। ऊपर रिफॉर्म जब मुझे याद आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर याद आता है, वहां पर रिफॉर्म हुए थे। तो कौन कौन से रिफॉर्म, यहां लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म, आपको याद आना चाहिए, लिबरलाइजेशन में ये रिफॉर्म होते थे। तो लिखा हुआ भाई साहब, द गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू फर्दर प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड खत्म कहानी, म्यूचुअल फंड, शेयर, डिबेंचर, बैंक, सब फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म यहां पर राइट आंसर है, तो आपका यही वाला बी पोर्शन ठीक हो जाना चाहिए। अगर कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती ये होता, कहीं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की बात आती, जीएसटी की बात आती ये होता, कहीं पर लाइसेंस वगैरह की बात आती तो ये वाला होता, राइट। म्यूचुअल फंड सीधा आ गया, आगे पढ़ने की भी क्या जरूरत थी, राइट। डैश मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर बड़ा कंट्रोल अंग्रेजों ने बना लिया था। चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, ब्रिटेन ने बना लिया था। मोर देन 50% ऑफ इंडियन ट्रेड वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, इंटेंजिबल, यस, इंपरफेक्टली मोबाइल, एक टैलेंट को दिल्ली से अमेरिका ले जाना थोड़ा ज्यादा मोबाइल नहीं होता, और इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर्स, अपने टैलेंट को अपने से दूर नहीं कर सकते, टैलेंट को ही बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल। तो तीनों सही क्वालिटीज है, तीसरे वाले के साथ चले जाएंगे। अगला लिखा है दोस्त, 2 लाइनें दी हुई है, असर्शन रीजन, दोनों को पढ़ते हैं भैया। पहली लाइन दी हुई है, इंडियन रूरल क्रेडिट सिस्टम वाज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कहता है इंडिया का रूरल क्रेडिट सिस्टम भी सुधर गया एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म होने के कारण। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म कौन सा हुआ था, अरे ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां पर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज किए गए थे, इसको ही बोलते हैं टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी के सीड्स यूज किए, राइट। हाँ, अच्छा, रीजन भी दिया हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन लेड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ द रूरल क्रेडिट, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग। तो कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में जो प्रोडक्शन हुआ, हाई प्रोडक्शन को देखकर बैंक वालों ने भी देखा कि हाँ भाई अच्छा कर रहे हैं फार्मर, इनको लोन दे सकते हैं। हाँ, बात तो ठीक है, लोन वगैरह यानी क्रेडिट सिस्टम ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी टेक्नोलॉजी के आने के कारण ही इंडिया के अंदर बढ़ा, दोनों कनेक्टेड है, तो ये वाला सही हो गया, पहले वाला, राइट। अगला आता है, ओइंग टू द एफर्ट्स ऑफ द डैश द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड मॉडर्नाइजेशन इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज। इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज वो होते हैं जहां पर 10 से कम लोग नौकरी कर रहे होते हैं। जिस इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में या जिस फैक्ट्री में 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो वो एस्टैब्लिशमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाती है। एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर की बात है तो सीधा सीधा पता लगता है लेबर ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बात होगी, राइट। अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता तो हम वर्ल्ड ट्रेड वाला देखते, अगर कोई काउंटिंग होती नेशनल इनकम की, जीडीपी की, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस देखते। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 है, यहां पर 8 एक्टिविटी लिखी हुई है, ठीक है, और पूछा है कि प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कौन सी है। भाई साहब पढ़ते हैं जरा। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग मतलब जमीन के अंदर से कुछ निकालना, है ना, ये भी आता है प्राइमरी में, ये भी आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विस कुछ नहीं आता सेकंड प्राइमरी में इनके अलावा, पहली और दूसरी आती है। तो ये डायग्राम देके ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहला और दूसरा इधर लिखा हुआ ऑप्शन बी वाला ठीक होना चाहिए, ठीक है। मैंने शॉर्ट में बता दिया क्वेश्चन। बोला है जी, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू व्हाट, मतलब इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, एडवेंट का मतलब एंट्री, और इंडिया में इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं। तो इससे हुआ क्या, पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज के बढ़ने से जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले क्या था, ये इन्वायरमेंटल रिसोर्स ज्यादा थे, सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी। अब डिमांड बहुत बढ़ गई है, सप्लाई कम रह गई है।
तो डिमांड सप्लाई का रिवर्सल हो गया है। पहले सप्लाई ज्यादा डिमांड कम थी, अब सप्लाई कम रह गई, डिमांड ज्यादा हो गई है। तो दिस इज द रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड, है ना, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का हुआ है। अगला है जी, आपको यहां कॉलम 1 कॉलम 2 में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मैच करना है। तो यहां से देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है गाय भैंस बकरी का पालना। यहां पर इंस्टेबिलिटी ऑफ इनकम है क्या लोगों की? नहीं, अच्छा कमा रहे हैं। इंस्टेबिलिटी ऑफ इनकम तो फिशरीज में है, जो लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। एक तो वहां पर पुअर टेक्नोलॉजी है, वो डंडी लेके या जाल बिछा के मछली पकड़ते हैं, राइट। फिशरीज में मिक्स्ड क्रॉप होती है, अरे क्रॉप का मतलब नहीं है मछली पकड़ने से। हॉर्टिकल्चर में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, यस दिस इज द राइट, इसके साथ जाएंगे। देखो भैया, एग्रीकल्चर का मतलब होता है फूड ग्रेन की खेती करना, फूड ग्रेन की फार्मिंग करना, व्हीट, राइस, जौ, मक्का, बाजरा, इसकी। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस और शहद यानी हनी की बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, राइट, हॉर्टिकल्चर। तो इंडिया फ्रूट और वेजिटेबल के मामले में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन मिल्क की बात करूं तो वो अलग है, मिल्क के मामले में इंडिया नंबर 1 है, रैंक 1 है वर्ल्ड में, राइट। हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां लिखा है, डैश इज द मेजर बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। भैया सरकार ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या किया? रेगुलेशन ऑफ मार्केट किया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनवाई, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी प्रोवाइड किया। ये सारे मेजर सरकार ने लिए थे। लेकिन मार्केट को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सरकार ने मार्केट में कमिटियां बनवाई, जिसमें मार्केट के ट्रेडर भी थे, फार्मर्स भी थे, गवर्नमेंट एजेंट भी थे। तो इस वजह से जो मार्केट की इंफॉर्मेशन थी वो छुपती नहीं थी किसी से, सबको बेटर प्राइस मिलता था। तो मार्केट इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सरकार ने मार्केट को रेगुलेट किया। तो ये वाला यहां पर आंसर आएगा, ओके। रूरल डेवलपमेंट से था वो क्वेश्चन। यहां लिखा भाई साहब, 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन मेट विद मेनी प्रॉब्लम्स लाइक सीवियर ड्राउट, कंफ्लिक्ट विद रशिया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में चाइना को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक कैंपेन शुरू किया था 1958 में। इस कैंपेन के अंदर चाइना लोगों को बोल रहा था, अपने घर के पीछे कुछ भट्टियां लगाओ, कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, इंडस्ट्री लगाओ, फैक्ट्री लगाओ। तो रशिया से इसकी लड़ाई भी हो गई थी। रशिया ने अपने पढ़े लिखे लोग चाइना से बुला लिए थे अपने देशों में, ठीक है। और यहां पर चाइना के साथ एक बदकिस्मती हुई कि चाइना से लोग एग्रीकल्चर को छोड़ छोड़कर इंडस्ट्री खोलने के लिए आ गए। लेकिन दोस्तों एकदम से सीवियर लेवल का ड्राउट भी आ गया यहां पर, मतलब सूखा आ गया, चाइना में बारिश वगैरह नहीं हुई, तो लोग परेशान हो गए और मोर देन 30 मिलियन लोग यहां मर भी गए थे चाइना में भूखमरी से। अंडर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म कम्यून लैंड वर एलोकेटेड टू द इंडिविजुअल, ये रॉन्ग है लाइन। कम्यून का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। इस टाइम पर चाइना ने जमीन को ग्रुप को दिया था, इंडिविजुअल्स को नहीं दिया था। तो यह चैप्टर शायद आपने ना पढ़ा हो अब तक जब देख रहे हो तुम। तो लाइन 1 इज राइट, लाइन 2 इज फॉल्स, लाइन 1 इज ट्रू और दूसरे वाली फॉल्स है, इसके साथ चले जाएंगे। अगला आओ जी, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की बकलोलिया। पाकि चोर वॉज मेंटेनिंग अ हेल्थी इकोनॉमिक ग्रोथ टिल 1990s। 1990 तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.3% थी, बढ़िया थी, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने फायदा उठाया अपने ग्रीन रेवोल्यूशन का। आजादी के बाद से ही ग्रीन रेवोल्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिया था। पाकिस्तान ने यहां पर रिफॉर्म भी किए थे 1998 में, अच्छी ग्रोथ रेट थी। लेकिन 2015-17 तक देखे तो इसकी ग्रोथ रेट 5.3% हो गई। क्यों? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है भाई देश के अंदर। कभी भी आर्मी प्रधानमंत्री को कैच कर लेती है, डाल देती है जेल में। ये देश जो है ये फॉरेन टुकड़ों पे पलता है, अमेरिका के टुकड़ों पर, अरेबियन देशों के टुकड़ों पर, इनसे पैसा मांगता रहता है, अपने पैसे को युद्ध में खर्च करता रहता है, टैंकर पैंकर चीजें खरीद लेगा, बॉम्ब खरीद लेगा, बल्कि देश में डेवलपमेंट नहीं करवाएगा। तो यही बोलता है कि भाई साहब ये बात ठीक है क्या, पहले अच्छी तरक्की थी अब बुरी तरक्की? हाँ भाई ये बात ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है वैलिड आर्गुमेंट्स के साथ। तो यहां पर आंसर दिया हुआ है, कहते हैं हाँ भाई 1990s में ठीक था पाकिस्तान, बढ़िया बढ़िया ग्रीन रेवोल्यूशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के इसको फायदे मिल रहे थे यहां पर। लेकिन कुछ दिनों में देखा इसने, कुछ सालों में इसकी ग्रोथ रेट 2015-17 में कम हो गई है। क्यों? ड्यू टू सेवरल interconnected factors such as agriculture growth and food supply which were largely dependent on the favorable harvest rather than the systematically process of technological advancement। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के बारे में ये भाई साहब ज्यादातर सोचते थे कि बस कटाई अच्छी हो जाए, खेती अच्छी हो जाए, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने पे ध्यान दिया ही नहीं इन्होंने। फिर इनके यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी भी कुछ भी हो जाना पॉलिटिक्स में, और रेमिटेंसेस अमेरिका के टुकड़ों पे पलना,
और फॉरेन एड सिग्निफिकेंटली हिंडर्ड द पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस छुप गई है। ये तो सीबीएसई ने लिखे हुए आंसर, मैंने तो इससे भी ज्यादा आपको लिख के बता रखे हैं। आप यहां पर ये भी मेंशन कर सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी रहती है, एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया, और एक्सेसिव रिलायंस ऑन रेमिटेंसेस एंड फॉरेन एड, ये लिख सकते हो। और बस इतने ही पॉइंट लिख दो। 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है यार, मतलब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है अगला। एडवर्ड बार्बियर एक लौंडा था, डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ स्ट्रेटेजी विच इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअरर एट द ग्रास रूट लेवल। ये भाई साहब कहते हैं, देखो वैसे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डेवलपमेंट करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, है ना। भविष्य की जो हमारी जनरेशन आने वाली है उसकी जरूरतों से कॉम्प्रोमाइज ना करें, ऐसी डेवलपमेंट करते रहे, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करें, वेस्ट ना करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है। लेकिन एडवर्ड बार्बियर बोलते थे आप गरीबों का भला करो तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, हाँ या ना? जी हाँ, सही है। और इसके बाद और में भी एक क्वेश्चन है, ये पार्ट ए है, राइट। हाँ, क्या लिखा हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये तो डेफिनेशन है। बट एज पर एडवर्ड बार्बियर इट मस्ट बी यूज्ड टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर। कहता है ये सब तब होगा जब गरीब का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज किया जाएगा, है ना। और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे मेजर करते हैं? उसकी इनकम बढ़े, वो एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज तक पहुंचे, साफ सफाई रखे, एटसेट्रा। The aim of the sustainable development should be to reduce the absolute poverty by creating livelihood। कहता है हम उसको गरीबी से तब निकाल पाएंगे, उसकी लिवलीहुड, उसकी जिंदगी तब बना पाएंगे जब हम रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेंगे, रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करेंगे। जब रिसोर्सेज ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे तो सस्ते रहेंगे, गरीब भी अफोर्ड कर सकता है उसको। एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे, कल्चर को डिसरप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी के अंदर सोशल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, सोशल अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, है ना। इन चीजों को मैनेज करके रखेंगे तो फिर गरीब बंदा भी ठीक रहेगा। बड़ा ही बकवास क्वेश्चन था, ठीक है। पार्ट बी में पूछा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और हायर्ड वर्कर में डिफरेंस बताओ। इधर लिखना सेल्फ एम्प्लॉयड, इधर लिखना हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जैसे कि कोई अपनी दुकान खोल के बैठ गया, तो जो अपने एंटरप्राइज को ओन भी करता है और उस पर काम भी करता है। नाई की दुकान, नाई की है और वो उस पर काम भी कर रहा है, फ्रूट वाला, शॉपकीपर, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट। हायर्ड वर्कर होता है जो इंडस्ट्री लेकर आती है कहीं से। हायर्ड वर्कर में 2 टाइप होती है, या तो आप उसको परमानेंट नौकरी पे रख लो या टेम्परेरी रख लो। जिसको तुम टेम्परेरी नौकरी पे रखते हो उसको बोलते हैं कैजुअल वर्कर, जिसको तुम परमानेंट नौकरी पे रखते हो उसको बोलते हैं रेगुलर सैलरीड वर्कर। तो जिसको बाहर से लेकर आते हो अपनी कंपनी के, और वो होता है हायर्ड वर्कर। और जब तुम अपने कंपनी में खुद ही काम करने लग जाओ तो तुम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो भाई साहब क्या लिखा हुआ है? ऐसे लोग हु ओन एंड ऑपरेट एंटरप्राइज टू अर्न द लिवलीहुड, खुद ऑन करते हैं और उसमें ऑपरेट भी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है सीमेंट शॉप का ओनर, आप कुछ भी दे सकते हो। हायर्ड वर्कर इज समवन हु इज एम्प्लॉयड बाय अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसीव कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेज। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय वर्किंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर इन अ मार्केटिंग एजेंसी, एम्प्लॉय वर्किंग इन फलाना कंपनी, ढिमकाना कंपनी, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। 29 हो गया। 30 पे ए है, मतलब यहां पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है। तो लिखा है द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2 इंपॉर्टेंट वेज। रेलवे आई है इंडिया में, अंग्रेजों के जमाने की बात है, तो इस पे इंडिया के 2 तरीके के प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव तो यह था बंदा एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग स्टेट में ट्रैवल कर सकता था, है ना। ट्रैवल करने से ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज खत्म हुई। अब देखो पंजाब का बंदा यूपी की भाषा जानता है ना। अब दिल्ली के बंदे को कश्मीरी कहवा या बनारसी साड़ी या फिर पुणे का मिसल पाव या फिर साउथ इंडिया का वड़ा पाव या डोसा कैसे पसंद आया? ट्रैवल करने से। तो ट्रेन से ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हुई है भाई साहब, और ट्रेन से ट्रेड भी आसान हुआ है। अब कश्मीर की पश्मीना शॉल दार्जिलिंग में भी जाके बिकती है, ट्रेन से हुआ है, ठीक है। तो विद एक्सप्लेनेशन आपको आर्गुमेंट देने हैं। तो लिखा है ट्रेन इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे, ब्रेकिंग द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। ये बैरियर हटा दो, कल्चर वल्चर की छोड़ दो, पूरे इंडिया में कहीं पर भी ट्रैवल कर दो। और इट फोस्टर्ड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का यहां पर
जो बिजनेस था वो बढ़ गया। गांव के अंदर खेती होती थी, वो शहर में माल बेच सकता है, लेकिन एक नुकसान भी हुआ भाई। गांव के अंदर खेती होती थी, वो शहर में बेचने लगा, तो गांव के अंदर कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज भी होने लगी, क्योंकि हर एक फार्मर क्या करता था, अरे शहर में बेच के कमाते हैं, गांव में भी तो कुछ होना चाहिए। गांव में थोड़ी थोड़ी एडवर्सली इफेक्ट हुआ, लेकिन ये इंपैक्ट पूछा था तो आपको बताना पड़ेगा। इसके चॉइस के अंदर क्वेश्चन था दोस्तों, ये टेबल है जो कि बहुत खतरनाक टेबल है ना, आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन जब ऐसी टेबल आती है तो क्वेश्चन बहुत लप्पू आता है। यहां पर क्या है, रेफर टू द गिवन इंफॉर्मेशन, यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ ये दिया हुआ है 1921 से लेकर 30 में, 1941 से लेकर 50 में दिया हुआ है, ठीक है। और भाई उसका इंपैक्ट दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो, टेबल पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। बोलता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन सा इंडिकेटर इसमें दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर है ये। तो भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट दिया हुआ है, तो उसको डिफाइन कर दो यहां पर, ठीक है। आगे लिस्ट एनी टू सच डेमोग्राफिक इंडिकेटर, दो और डेमोग्राफिक इंडिकेटर बताओ। भाई हम बता देते हैं, पॉवर्टी होता है, डेथ रेट होता है, बर्थ रेट होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, बहुत सारे, लिटरेसी रेट होता है, बहुत सारे होते हैं, दो लिख दो कोई भी। स्टेट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया एंटर्ड इन द 1921। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। इससे पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में था, इसके बाद इंडिया सेकंड स्टेज में आया। फर्स्ट स्टेज का मतलब पॉपुलेशन लो ग्रो कर रही है, सेकंड स्टेज का मतलब पॉपुलेशन बहुत हाई रेट से ग्रो कर रही है, इतना समझो। तो भाई इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। पहले पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। आजादी के टाइम पे बंदा बोलते हैं लगभग 32 साल तक जिंदा रह पाता था, आज के टाइम में बंदा 69 इयर्स तक एवरेज बेसिस पे जिंदा रह पाता है। दिस इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका नाम और इसकी डेफिनेशन देनी थी। दो डेमोग्राफिक इंडिकेटर पूछे, कोई भी दो लिख दो, है ना, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, कुछ भी लिख दो। और ध्यान देना जरा क्वेश्चन पे क्या बोलता है, सिर्फ लिस्ट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना। जहां लिस्ट, स्टेट, आइडेंटिफाई जैसे वर्ड होते हैं, एक्सप्लेन नहीं करना होता। यहां पर यहां डेफिनेशन मत देना, चाहे टीचर कुछ भी हो जाए, नंबर देगा ही देगा आपको। अगला, इंडिया एंटर्ड द सेकंड स्टेज आफ्टर 1921। खत्म हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे थे। 31 वाले पे आ गए हैं। 31 में बोला इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, लास्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। इंडिया हैज बीन पार्ट ऑफ मैनी रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स। इंडिया बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट है, G20, सार्क, ब्रिक्स, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है इंडिया, ठीक है। हाँ है। तो इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई? ये जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स कर लेते हैं, बहुत सारे देश मिलकर अपना ग्रुप बना लेते हैं, इसका फायदा क्या है भाई? हमारे लिए तो एक मेन फायदा है, अलग अलग देशों के साथ हम जुड़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज कैसे डेवलप हो रही है, तो थोड़ा पता लगता है हमारे देश में क्या वीकनेस है ना, कि हम भी उनके जैसा डेवलप हो जाए। तो इंडिया तो डेवलपिंग है ना, तो थोड़ा प्लस माइनस के पॉइंट पता लगते हैं, तो ये फायदे हैं इसके। इसने भी लिखा हुआ है जो रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स होती है, जैसे कि ब्रिक्स, G20, इट प्ले वाइटल रोल in the development of developing nations like India as they help them to understand the development process। इससे हम समझ जाते हैं डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, that is pursued by the neighboring nations, जो हमारे पड़ोसी देशों ने अपनाया है, to better comprehend their own strength and weakness। तो हम साथ साथ अपने देश की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगाते हैं, जैसे कि नेबर भी पता लगाते हैं, सबके सब आपस में कंपेयर करके पता लगाते हैं। मोर ओवर अनफोल्डिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो हम इनके साथ एक बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं, ये फायदा भी होता है, हमारा माल इनके देश में बिकता भी है। तो एज डेवलपिंग नेशन फेस competition not only from developed nation but also amongst themselves, such groupings help them to flourish well in the shared environment। सिर्फ डेवलप्ड नेशन ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में हमसे आगे निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, अगर इंटरनेशनल कंपटीशन होगा तो हमारा नुकसान होगा, ऐसा नहीं है भाई। हमें और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अलग अलग देशों में माल बेचने की, तो हमारा थोड़ा फायदा है, शेयर्ड इंटरनेशनल एनवायरमेंट होगा हमारे पास। अच्छा जी, फायदा है। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में ही दो पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट एक और था। बोलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताओ क्या होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सरकार के द्वारा घोषित वो क्षेत्र होता है जिसके इकोनॉमिक लॉज बाकी सभी नॉर्मल एरिया से अलग होते हैं। बेसिकली जिस एरिया को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देते हैं, उस एरिया में कंपनी को खोलने के लिए हम उसके टैक्स वगैरह में छूट दे देते हैं कंपनीज को। तो यहां पर डेफिनेशन दी हुई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज द ज्योग्राफिकल रीजन दैट हैज इकोनॉमिक लॉज डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रीज टिपिकल इकोनॉमिक लॉ। टिपिकल मतलब नॉर्मल, जो कंट्री के नॉर्मल इकोनॉमिक लॉ होते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे इंडिया ने गुड़गांव, नोएडा को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, तो गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, यहां पर बहुत सारी कंपनीज खुल गई।
क्योंकि टैक्स में छूट दी थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब स्पेशली एक इकोनॉमिक एरिया बना दिया। अगला क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड है भाई, यहां पर पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में दो पोर्शन है, एक पैनल ए दूसरा पैनल बी, बीच में लाइन डाल दो तब पता चलेगा, ये राजी, ठीक है जी। पैनल ए के अंदर यहां पर बहुत सारे वो चल रहे हैं, ये क्या चल रहा है आपको शायद दिखाई दे रहा हो, तो पैनल ए के अंदर ये दिखाई पड़ रहा है मुझे कि यहां पर स्प्रे किया जा रहा है, स्प्रे मतलब केमिकल किया जा रहा है खेती के अंदर। तो यहां पर लोग मस्त तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर है, कोई ऐसी केमिकल वाली बात नहीं हो रही है, यहां पर सबके सब लोग लगातार स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है जी। ट्रैक्टर में से भी देखो स्प्रे किया जा रहा है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग इन द पैनल ए एंड पैनल बी, इन दोनों में कौन कौन सी फार्मिंग हो रही है। दो फार्मिंग होती है, एक होती है केमिकल वाली फार्मिंग, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग या ट्रेडिशनल फार्मिंग, एक होती है विदाउट केमिकल वाली फार्मिंग, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये केमिकल फार्मिंग है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। फिर बोल दिया एक्सप्लेन एनी वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल बी, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। भाई एडवांटेज तो बहुत सारे हैं इसके, केमिकल फ्री फूड होता है तो हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है, इसकी बहुत डिमांड है तो एक्सपोर्ट बहुत होता है, राइट, इसके अंदर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है। नुकसान बताओ भाई, तो नुकसान ये है अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन इसमें होता है, कम प्रोडक्शन इसमें होता है, तो लेसर यील्ड प्रोवाइड करता है, और इसका बनाया हुआ जो सामान होता है, टमाटर होता है या कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, ये जल्दी पेरिशेबल हो जाता है, तो नुकसान बहुत है। एक फायदा एक नुकसान बताना भाई यहां पर। तो बेसिकली टाइप ऑफ फार्मिंग पैनल ए के अंदर कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल कुछ भी लिख दो, लेकिन टाइप ऑफ फार्मिंग इन द पैनल बी इज ऑर्गेनिक, इसने लिखा हुआ है। एक एडवांटेज, जो एडवांटेज है ये इको फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द ऑर्गेनिक इनपुट्स, यहां पर ऑर्गेनिक इनपुट यूज किए जाते हैं, केमिकल यूज नहीं किया जाता, वो सब इसके अंदर बताया हुआ है। और डिसएडवांटेज ये है कि इट गिव यील्ड दैट इज लेसर, लेसर एरिया प्रोवाइड करता है, मतलब अगर दो बराबर के एरिया में मैं फार्मिंग करूं, केमिकल वाले में ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ऑर्गेनिक वाले में कम प्रोडक्शन होगा, ये मतलब है लेसर यील्ड का, ठीक है। छोटे से वर्ड में बड़ा मतलब छिपा है। अच्छा जी, 33rd क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब, इसके दो पार्ट है, लिखा हुआ है गवर्नमेंट मेड अ फ्रेश स्टेटमेंट ऑन द 30th अप्रैल 1956 which will speeding up the industrialization and in particular to develop heavy industry and machines making industries to expand the public sector। कुल मिला के देखो, रिकॉर्डेड वीडियो तुम देख रहे हो, अभी मेरी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन तुम खुद पढ़ सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर यह लिखा है कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए 1956 में एक पॉलिसी बनाई गई, सीधी बात, ठीक है जी। तो बस यहां पर जो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया था उसके ऊपर कमेंट करो बस। इंडस्ट्रीज को यहां 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में 17 इंडस्ट्री थी, वो ऐसी इंडस्ट्री थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थी। पार्ट बी में 12 इंडस्ट्री थी, ये 12 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में ही थी, लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर ना कर पाए तो सेकेंडरी रोल यहां पर प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था। और पार्ट 3 में जो बच गया छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, वो प्राइवेट सेक्टर कर सकता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कुछ भी करे उसको लाइसेंस लेना ही पड़ता था। तो यहां पर 3 सेक्टर में इंडस्ट्रीज बता देना, सिर्फ इतना आसान है। फर्स्ट कैटेगरी में 17 इंडस्ट्री थी, वो भी लिख देना भाई, दीज वर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंडरी सेक्टर में 12 इंडस्ट्री थी, वो भी लिख देना, यहां पर सेकेंडरी सेक्टर सप्लीमेंट कर रहा था, मतलब सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था सरकार के लिए। और थर्ड सेक्टर के अंदर बाकी सारी बची हुई रिमेनिंग इंडस्ट्री आ गई, लेकिन कुछ भी खोलने के लिए लाइसेंस तो लेना ही था, इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर एक और पार्ट है, 2 पार्ट थे यहां पर, पहला कर लिया हमने। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया एनकाउंटर्ड सेवरल चैलेंजेस दैट हिंडर्ड इट्स इफेक्टिवनेस। इंडिया में लैंड रिफॉर्म हुए, चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। लैंड रिफॉर्म में लैंड सीलिंग एक कॉन्सेप्ट था कि लोगों की जमीन के ऊपर लिमिट लगा देंगे, यानी किसी के पास हद से ज्यादा जमीन होनी नहीं चाहिए। तो बोलते हैं जो ये कानून बनाया गया था, लैंड सीलिंग वाली लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाया गया था, ये इफेक्टिव तरीके से लागू नहीं हो पाया। क्यों? इसलिए भाई जो अमीर अमीर लोग थे उन्होंने कोर्ट में जाके स्टे ले लिया, कोर्ट से ही बोल दिया कि थोड़े दिन के लिए रोक दो ये कानून, या फिर कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के नाम कर दी जमीन, बीवी के नाम कर दी, गर्लफ्रेंड के नाम कर दी जमीन, तो फिर थी तो उनकी ही, बस नाम करी थी, बाद में ले ली। लेकिन ये लैंड सीलिंग वाला लॉ केरला और वेस्ट बंगाल में अच्छे तरीके से अप्लाई हुआ था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन देखते हैं यहां क्या लिखा है।
लिखा है यस, फ्यू फॉर्मर जमींदार जो बड़े चालाक थे उन्होंने लूप होल्स देख लिए। लूप होल्स मतलब कुछ ऐसे चीजें पता लगाई जहां पर कानून को मोल्ड किया जा सकता है, अरोड़ा मरोड़ा करोड़ा जा सकता है कानून को। क्या किया? द बिग लैंडलॉर्ड डिलेड द इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने कानून को इंप्लीमेंट होने से बड़े बड़े जमींदारों ने रोक दिया, है ना, चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर इस कानून को। और दे यूज्ड दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड इन द नेम ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव, ये अपनी गर्लफ्रेंड बीवी इनके नाम पर अपनी जमीनें कराने लग गए, तो कानून का इन्होंने चीथड़े उड़ा दिए। तो इस वजह से सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई लैंड सीलिंग की। अच्छा जी भैया, ठीक है जी, इसमें दो पार्ट थे, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 पे आ गए। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैज प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट फॉर इंडिया। भाई लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी के कुछ फायदे थे, कुछ नुकसान थे, तो वो क्रिटिकल अप्रेजल यहां पर पूछा हुआ है। डू यू अग्री? गिव वैलिड एक्सप्लेनेशन। आप फायदा नुकसान बताओ भाई, क्या क्या हुआ था। मैं बोलता हूं फायदा यह हुआ था कि देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ गई थी, देश की नेशनल इनकम बढ़ गई थी, देश का जीडीपी बढ़ गया था, एक्सपोर्ट्स बढ़ने लग गए थे, है ना। लेकिन नुकसान यह हुआ था कि भैया हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को यहां पर इग्नोर कर दिया था, एडवर्सली इंपैक्ट हो गया था। अगर आपने चैप्टर का 1 शॉट देखा होगा या पढ़ा होगा तो ही जानते होंगे आप इस बारे में, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, तभी जानते होंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अवॉइड कर दिया, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म हो गया, मतलब सीधी बात, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है वो दे दो, अच्छी है या बुरी है वो नहीं देख रहे, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब फायदे नुकसान थे, तो छोटा सा आपको लिखना है यहां पर। कहते हैं यस, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज यील्डेड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट फॉर इंडिया। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट की बात करते हैं तो इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली यहां पर कि भैया इंटरनेशनल मार्केट से हम कनेक्ट कर पाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाए। फिर जो मैंने पॉइंट्स बोले थे उसमें से कुछ भी लिख सकते थे आप, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और सम क्रिटिक्स मतलब नेगेटिव आर्ग्यूमेंट की अगर बात की जाए तो ग्लोबलाइजेशन प्राइमरली बेनिफिट द डेवलप्ड नेशन। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन से अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे डेवलप्ड नेशन को ज्यादा फायदा होता है, एंड इट अंडरमाइन द वेलफेयर इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री, देयर बाय exacerbating the disparities between these countries, यानी इसका मतलब हो गया इंक्रीजिंग। तो अमीर कंट्री है उसको ज्यादा फायदा होगा, गरीब कंट्री को नुकसान हो सकता है, तो इन दोनों में और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। अमीर कंट्री को कैसे फायदा होगा? भाई अमीर कंट्री के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो अमीर कंट्री अपने फैक्ट्रीज वगैरह गरीब कंट्री में डाल देंगी और गरीब कंट्री के देश के रिसोर्स कंज्यूम करने लग जाएगी और उसके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट भी कर सकती है, पॉल्यूशन भी फैला सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो लेकिन इंडिया गरीब और डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड नहीं है। In the context of India, the reform of 1990s mainly benefited high income groups and select services instead of crucial agriculture and industry. बेसिकली कहता है इंडिया में जो रिफॉर्म हुए वहां पर अडानी, अंबानी, इन सबको ज्यादा फायदा हुआ, हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों को ज्यादा फायदा हुआ। तो एक इसका डीमेरिट है। आप और भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स लिख सकते हो कि भैया यहां पर जॉबलेस ग्रोथ हो गई। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब सीधा बोलो, जॉबलेस ग्रोथ हुई है यहां पर, देश का जीडीपी तो बढ़ा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई। तो कोई भी जो तुमने पढ़ाओ वो आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही वाला कॉपी करना है। अगला क्वेश्चन, इसका पोर्शन 2 है 33rd में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज कंपेल्ड टू इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। स्टेट एनी 2 रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कहता है इंडिया को जबरदस्ती किया गया था, कंपेल्ड का मतलब फोर्स। हाँ भैया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को कंपेल किया था, फोर्स किया था अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आओ। क्यों? ऐसे कौन से रीजन थे जो इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने ही पड़े? बहुत सारे रीजन है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरने लग गया, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया, इन्फ्लेशन आ गई, गल्फ क्राइसिस हो गया, है ना, गवर्नमेंट कंपनीज का पुअर परफॉर्मेंस हो गया। लेकिन यहां पर स्टेट एनी 2 रीजन है। स्टेट का मतलब एक्सप्लेन नहीं करना कातिया, सिर्फ लिखना है। यहां पर इन्फ्लेशन लिख दिया, हाई बीओपी डेफिसिट लिख दिया, या एडवर्स बीओपी, तुम कोई भी 2 लिख देते, बहुत सारे पता है तुम्हें तो। ठीक है जी, अगला फिर ये कहानी आ गई। केस स्टडीज 2 आएंगी, एक मैक्रो से आएगी, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएगी। केस स्टडी पढ़नी नहीं है, पढ़ने है इससे पूछे गए क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछे गए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर से एक केस स्टडी है। लिखा है एजुकेशन इज कंसिडर्ड फंडामेंटल फॉर अचीविंग द फुल ह्यूमन पोटेंशियल। अगर इंसान की पूरी ताकत को इस्तेमाल करना है तो एजुकेशन एक बेसिक चीज है, तो आप इसको सपोर्ट करो। अब भाई ये चीज तुमने कहां पढ़ी होगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? ध्यान ना है तो पैराग्राफ को ही रेफर कर लो। देखो जी कहां पर लिखा है, जब तुम पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे
रिकॉर्डेड वीडियो है, तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो कि हाँ यार एजुकेशन तो बढ़िया है, बिकॉज एजुकेशन प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस, इट प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर एजुकेटेड होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, सोशल जस्टिस आएगा, इक्वालिटी आएगी देश के अंदर, राइट? ये एजुकेशन के फायदे हैं। तो इसलिए इंसान की पोटेंशियल को ये यूज कर सकता है। एजुकेशन ज्यादा है, ज्यादा प्रोडक्शन कर लेगा, है ना, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो यहां पर इसका आंसर लिखा हुआ है, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जस्टिस बढ़ेगा, इक्वालिटी बढ़ेगी, इसी वजह से इंसान की पूरी ताकत इस्तेमाल हो जाती है, राइट? 10, इट रिप्रेजेंट द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर डेवलपिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग इंडियाज रिसोर्सेज। इंडिया के रिसोर्स भी अच्छे से यूज होंगे। जरूरी नहीं है एज इट इज ये मुश्किल लैंग्वेज आपको लिखनी है, एक आधी बात आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, डजंट मैटर। अगला है जी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब सरकारी खर्चा। सरकार अगर एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेगी तो इससे क्या फायदा होगा? बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन जो उसमें लिखा है फायदा पैराग्राफ में, क्योंकि केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको वो देखना है, ठीक है जी। कहते हैं भाई साहब एजुकेशन में खर्चा करना क्यों जरूरी है, तो कहीं खर्चा लिखा है क्या? यहां लिखा है अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब कर रही हैं। दिस इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर अचीविंग हाई क्वालिटी एंड इक्विटेबल पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। ये हाई क्वालिटी एजुकेशन और सबके पास एजुकेशन पहुंच जाए, इसलिए सरकार ये खर्चा कर रही है। दैट इज ट्रूली नीडेड फॉर इंडिया फ्यूचर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। इससे इंडिया की फ्यूचर प्रोग्रेस और ग्रोथ बढ़ेगी। तो खर्चा तो सारी गवर्नमेंट कर रही है। तो यहां हमारा क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बताओ। सरकार अगर खर्चा करेगी तो इस वजह से देश की फ्यूचर प्रोग्रेस होगी, ठीक है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं भाई साहब सरकार खर्चा करेगी तो हाई क्वालिटी एजुकेशन होगी, इक्विटेबल पब्लिक एजुकेशन सिस्टम आएगा और देश भी अच्छे से ग्रो करेगा। फ्यूचर में इंडिया की डेवलपमेंट भी होगी और ग्रोथ भी होगी। और यहां पर एक लाइन लिख दी है लास्ट में कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना ही चाहिए। ये एजुकेशन कमीशन 1964 में डिसाइड किया गया था, ठीक है ना। 1964 से 66 में एजुकेशन कमीशन बैठी थी, वहां पर डिसाइड किया गया था। पैराग्राफ वाला जब क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा ऊपर नीचे आंसर भी हो जाए तो भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो यहां से लेकर यहां तक ही लिख दिया पूरा, राइट। पैराग्राफ की डिटो लैंग्वेज लिखी हुई है, टेंशन क्यों ले रहे हो। नेम एनी 2 मेन इनिशिएटिव दैट में बी इंप्लीमेंटेड टू टैकल स्कूल ड्रॉप आउट एंड अवर्ट एडिशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम लिविंग द स्कूल। कहता है कुछ लोग जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया, और कुछ लोग जो स्कूल जाना ही नहीं चाहते, अवर्ट वो होते हैं, जाना ही नहीं चाहते। भाई इनको सुधारने से रिलेटेड सरकार ने क्या किया है? सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया है क्या? हाँ सरकार ने लिया तो राइट टू एजुकेशन बनाया है, लेकिन उसको छोड़ो। सरकार ने मिड डे मील स्कीम भी बनाई है स्कूल में खाना देने की, ताकि लोग स्कूल में आए। भाई साहब हमें देखना है पैराग्राफ से, अपना आइडिया लगाना, ठीक है। 2 इनिशिएटिव करके लाइन ही लिखी हुई है यहां पर। सरकार ने 2 इनिशिएटिव लिखा हुआ है, इनिशिएटिव 1, इनिशिएटिव 2। अब इसको याद बूद करने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में तो कुछ और ही केस स्टडी आएगी। तो बस आपको यह पता होना चाहिए सॉल्व कैसे हुई है, राइट। और देख लेते हैं भाई साहब, सरकार ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया स्कूल के अंदर। बढ़िया पंखे, बढ़िया ब्लैक बोर्ड, बढ़िया टीचर, है ना, लिखा भी है ना। हाँ, स्कूल एजुकेशन एट ऑल लेवल, प्राइमरी हर जगह सरकार ने ये किया है। मिड डे मील भी दी है और रेगुलर ट्रेन टीचर्स यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्पेशल होते हैं, स्पेशल केयर करते हैं बच्चों की। तो अच्छा रहता है, इस वजह से लोग स्कूल में जाएंगे भी। हाँ फायदा भी हुआ है। सेम आंसर, ये दोनों इनिशिएटिव यहां पर लिखे हुए हैं। 2 मिनट की बात बता दूं, क्योंकि हमारा ये खत्म हो गया है। लगभग हमने 1 घंटा 19 मिनट लिए हैं इस पेपर का ओवरव्यू लेने में, ठीक है जी। तो 2 मिनट समरी ये है दोस्तों, सीबीएसई का सैंपल पेपर है ये। सीबीएसई बोलती है जिस बेसिस पे मैंने ये सैंपल पेपर बनाया है, इसी बेसिस पे तुम्हारा बोर्ड का पेपर आएगा। तो ये सैंपल पेपर आपको कभी भी, आज करो बाद में करो, प्री बोर्ड से पहले कभी भी सॉल्व करना बनता ही है, ठीक है ना। और अच्छे से आना चाहिए, इससे एक पैटर्न पता लग जाता है कि भाई पेपर में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, पेपर में फोटो पिक्चर बेस्ड वाले क्वेश्चन भी आते हैं, पेपर में केस स्टडीज भी आती है। ये सोचकर डरना ही नहीं है तुम्हें। पूछो क्यों? ये सब तो तुम तब सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व होंगे। तुम्हें पहले बेसिक आना चाहिए। जब तक बेसिक नहीं आएगा
तब तक तुम यहां पहुंच ही नहीं पाओगे। सच बताऊं, असर्शन रीजन लिखो जरा तुम यूट्यूब पे, असर्शन रीजन कॉमर्स वाला, एक वीडियो आएगी 9-10-11 मिनट की, अकाउंट्स, बिजनेस, इको, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सब में सॉल्व करने की ट्रिक बता रखी है, असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं भाई। इमेज बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली इकोनॉमिक्स के मैंने कॉमर्स वाला भाई पीडब्ल्यू के मेन चैनल पे रखे हैं, ठीक है। केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने बता रखी है, लेकिन धीरे धीरे करके क्लास बाय क्लास हम इसको करते रहेंगे दोस्तों। हमारी वन शॉट सीरीज आप लोगों के लिए बनी हुई है, आप लोगों के लिए हम विश्वास बैच लेकर आते हैं। पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे विश्वास बैच है, आप वो सर्च करोगे विश्वास कॉमर्स लिख के तो आपको एक बैच मिलेगा जहां पर आपको नोट्स वगैरह बहुत कुछ मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, और लेक्चर्स भी मिल सकते हैं। आप जाओ एनरोल करो, फ्री है, मजेदार तरीके से। अगर आपको लगता है कि ठीक है, बढ़िया है, ओके रिपोर्ट तरीके से मैंने आपको इस पेपर का ओवरव्यू दिया तो कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू ऑल।